हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है द्रव विलयन के प्रकार। देखिए, द्रव विलयन के प्रकार की बात करेंगे तो रोल्ट के नियम के आधार पर द्रव विलयन को दो भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा, जो द्रव विलयन है यानी जिसमें विलेय भी द्रव होते हैं और विलायक भी द्रव होते हैं, उसको रोल्ट के नियम के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहले विलयन का नाम है आदर्श विलयन, जिसको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, और दूसरे विलयन का नाम है अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन को नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, या इसी अनादर्श विलयन का दूसरा नाम वास्तविक विलयन है। देखिए, जिस तरह आप लोग 11वीं क्लास में गैसीय अवस्था जो चैप्टर था उसमें आदर्श गैस और वास्तविक गैस पढ़े थे, उसी तरह यहाँ हम लोग पढ़ेंगे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन या वास्तविक विलयन। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं आदर्श विलयन क्या है। आदर्श विलयन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। कोई पूछे कि आदर्श विलयन का परिभाषा क्या होगा, तो आदर्श विलयन का परिभाषा कहता है कि वैसे विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रण पर रोल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे आदर्श विलयन कहते हैं। देखिए, जिन बच्चों ने अभी तक रोल्ट का नियम नहीं पढ़ा है, हम लोगों ने रोल्ट के नियम के बारे में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया है, वे जाकर रोल्ट के नियम के बारे में पढ़ ले। देखिए, आदर्श विलयन हम उसी प्रकार के विलयन को कहेंगे जो सभी तापमान पर और सभी सांद्रण पर रोल्ट के नियम का पालन करेगा। देखिए, रोल्ट का नियम क्या था, तो याद कीजिए, रोल्ट का नियम हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी द्रव विलयन में प्रत्येक अवयव का जो वाष्प दाब होता है वह उसके क्या होता है, मोल अंश के समानुपाती होता है। यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि यह एक बंद बर्तन है। इस बंद बर्तन में कोई द्रव विलयन रखा गया है। यह जो द्रव विलयन है, दो प्रकार के द्रव यानी ए द्रव और दूसरा बी द्रव से क्या है, मिलकर बना है। तो यह विलयन आदर्श विलयन कब कहलाएगा, तो जब यह विलयन रोल्ट के नियम का पालन करेगा। याद कीजिए, रोल्ट का नियम क्या कहता है, तो रोल्ट का नियम कहता है कि किसी भी द्रव विलयन में प्रत्येक अवयव का जो वाष्प दाब होगा उसके मोल अंश के समानुपाती होगा। यानी ए द्रव का अगर इस विलयन में वाष्प दाब निकालेंगे पीए, तो यह समानुपाती होगा ए के मोल अंश के, यानी काई ए। उसी तरह अगर हम बात करेंगे बी द्रव का वाष्प दाब निकालेंगे, तो बी द्रव का जो वाष्प दाब होगा वह समानुपाती होगा बी के मोल अंश के, यानी काई बी। याद कीजिए, जब जब समानुपाती चिन्ह को हटाकर बराबर का चिन्ह लगाए थे, कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ा था, और यहाँ कांस्टेंट की जगह क्या लिखते हैं, पी नॉट ए इंटू यह काई ए जैसे का तैसे। उसी तरह अगर यहाँ क्या करेंगे, समानुपाती हटाकर बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और यहाँ कांस्टेंट की जगह क्या आया था, पी नॉट बी इंटू काई बी। याद रखिएगा, कोई पूछे यह पी नॉट ए क्या है और यह पी नॉट बी क्या है, तो यह ए द्रव का वाष्प दाब है जब ए शुद्ध अवस्था में था, और यह बी द्रव का वाष्प दाब है जब बी क्या था, शुद्ध अवस्था में था। और यहाँ जो पी ए और पी बी है वह ए और बी का वाष्प दाब तो है, लेकिन यह वाष्प दाब क्या है, शुद्ध अवस्था में नहीं है, यानी विलयन में मिलने के बाद है। अब देखिए, ए द्रव का वाष्प दाब निकल गया, बी द्रव का वाष्प दाब निकल गया, तो इस मिश्रण का यानी इस विलयन का वाष्प दाब को मान लेते हैं कुल वाष्प दाब, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए द्रव का वाष्प दाब पी ए प्लस बी द्रव का वाष्प दाब पी बी। और देखेंगे तो पी ए का वैल्यू कितना है, पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी बी का वैल्यू कितना है, पी नॉट बी इंटू काई बी। यही क्या हो जाएगा, यही आपके आदर्श विलयन का समीकरण आ जाएगा। याद रखिएगा, काई ए क्या है, तो ए द्रव का मोल अंश, और काई बी क्या है, तो बी द्रव का मोल अंश। पी नॉट ए क्या है, तो शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब, और पी नॉट बी क्या है, तो शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब। अब देखिए विलयन के गुण के बारे में जानेंगे।
तो आदर्श विलयन का पहला ही गुण कहता है कि आदर्श विलयन में ए और बी अणु के बीच के अंतराण्विक आकर्षण बल ए और ए तथा बी और बी के बीच लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल के समान होते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, आदर्श विलयन तभी बनेगा जिन द्रव को आप मिला रहे हैं उन द्रव के अणुओं के बीच में लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल आपस में समान हो तथा विलयन बनने के बाद भी उनके बीच के अणुओं में लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल समान हो, तभी वह क्या होंगे, आदर्श विलयन बनाएंगे। जैसे चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं यह एक बंद कंटेनर है, इस बंद कंटेनर में ए द्रव रखा है और इस ए द्रव के अणु के बीच में जो लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल है वह ए डैश ए है। उसी तरह एक दूसरे बंद कंटेनर में द्रव रखा गया है, मान लेते हैं इस द्रव का नाम क्या है, बी है और बी द्रव के अणु के बीच लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल बी डैश बी है। अगर यह दोनों द्रव को हम मिलाएं और दोनों द्रव को मिलाने पर जो विलयन बना वह ए और बी द्रवों के मिश्रण से बना, तो ए और बी अणु के बीच जो लगने वाले इस विलयन में अंतराण्विक आकर्षण बल है वह क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, तभी यह क्या होगा, आदर्श विलयन होगा, अन्यथा आदर्श विलयन नहीं होगा। अर्थात ए द्रव के अणुओं के बीच में लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल ए डैश ए, बी द्रव के अणुओं के बीच लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल बी डैश बी, यह दोनों किसके बराबर होना चाहिए, ए और बी अणुओं के बीच लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए आदर्श विलयन का पहला गुण हम लोग समझ गए कि आदर्श विलयन में ए बी के अणुओं के बीच के अंतराण्विक आकर्षण बल ए और बी अणुओं के बीच लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल के समान होता है। आदर्श विलयन का दूसरा गुण कहता है कि आदर्श विलयन का आयतन अव्ययी द्रवों के आयतन के योगफल के बराबर होता है। अर्थात कहना चाहे तो विलयन बनने के बाद जो विलयन का आयतन होगा वह विलयन बनने के पहले जो दोनों द्रव है उनके आयतन के योगफल के बराबर होगा। चलिए इस बात को समझते हैं। मान लेते हैं कि यह जो ए द्रव है इसका आयतन क्या है, V1 है, यह जो बी द्रव है इसका आयतन क्या है, V2 है। तो यह जो अव्ययी द्रव के आयतन का योगफल है यानी V1 प्लस V2 यह किसके बराबर होना चाहिए, तो यह जो विलयन बना मान लेते इसका आयतन V यानी इसके बराबर होना चाहिए। और जब दोनों में हम आयतन परिवर्तन देखेंगे तो जब दोनों आपस में बराबर है तो आयतन परिवर्तन का मान क्या आएगा, शून्य आएगा। इस बात को समझते हैं कि यह क्यों दोनों द्रवों को मिलाने पर जो आयतन का योगफल है वह क्या होगा, विलयन के आयतन के बराबर होगा। तो क्योंकि इनमें जो लगने वाले इंटरेक्शन है यानी अंतराण्विक आकर्षण बल है वह लगभग समान है। यहाँ देखिए मान लेते हैं कि यह ए अणुओं के बीच लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल है। उसी तरह अगर देखेंगे तो यह बी अणुओं के बीच लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल है। और फिर अगर बात करेंगे तो यह ए और बी अणुओं के बीच में लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ ए और ए अणु के बीच में लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल, बी और बी अणु के बीच लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल और ए और बी अणु के बीच लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल जब तीनों आपस में समान हैं तो देखेंगे जो आयतन होगा यानी मान लेते हैं अगर यह 40 ml हुआ या 50 ml हुआ तो यह टोटल कितना ml होगा, 90 ml होगा। इसलिए दोनों में जो क्या होगा आयतन परिवर्तन का मान होगा वह क्या होगा, शून्य होगा। आदर्श विलयन के तीसरे गुण के बारे में आते हैं। आदर्श विलयन का तीसरा गुण कहता है कि अव्ययी द्रवों को मिश्रित करने पर ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता है। यानी अगर आदर्श विलयन बनाने के लिए जो इनके अव्ययी द्रव है उनको मिश्रित करेंगे ना तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा ना तो ऊष्मा का अवशोषण होगा। इस बात को भी समझते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ए अणु के बीच का इंटरेक्शन, बी अणु के बीच का इंटरेक्शन
और ए और बी अणु के बीच का इंटरेक्शन सभी आपस में समान है। तो ए और ए के बीच में बॉन्ड टूटने में जो ऊर्जा लगेगा, बी और बी के बीच के बॉन्ड टूटने में जो इंटरेक्शन में जो ऊर्जा लगेगा, उतना ही सेम ऊर्जा क्या होगा, ए और बी के इंटरेक्शन के कारण बॉन्ड बनने में ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। यानी ए और बी के बीच में जितना ऊर्जा का क्या होगा, अवशोषण होगा, उतना ही ऊर्जा का उत्सर्जन ए और बी के बीच होगा। इसलिए इनमें जो एंथैल्पी परिवर्तन है इसका मान क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। देखिए आदर्श विलयन के कुछ उदाहरण की चर्चा करते हैं कि किन किन द्रव को मिलाएंगे, यानी किस प्रकार के द्रव को मिलाएंगे तो आदर्श विलयन बनेगा और किस प्रकार के द्रव को मिलाने पर आदर्श विलयन नहीं बनेगा। तो आप वैसे दो द्रव लीजिएगा जिनकी संरचना आपस में समान हो तथा उनके बीच की जो पोलैरिटी है यानी ध्रुवणता है वह पोलैरिटी भी अगर समान होगी तो उन द्रव के मिश्रण करने पर जो विलयन बनेंगे वह कैसे विलयन होंगे, आदर्श विलयन। जैसे सबसे पहला उदाहरण है एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। नॉर्मल हेक्सेन आप जानते हैं हेक्स यानी कितना कार्बन है, 6 कार्बन। और अगर हम बात करें तो यह अल्केन का उदाहरण है। उसी तरह अगर हेप्टेन देखेंगे तो हेप्टेन में कितने कार्बन होते हैं, 7 कार्बन होते हैं। और फिर अगर हम बात करें तो यह भी किसके उदाहरण है, अल्केन के उदाहरण है। तो दोनों का संरचना लगभग एक जैसा ही है और दोनों अणुओं के बीच में लगने वाले जो वान डेर वाल आकर्षण बल है वह भी क्या होंगे, एक जैसे होंगे। अर्थात एन हेक्सेन और एन हेप्टेन को मिलाएंगे तो यह जो विलयन बनाएगा वह कैसा विलयन बनाएगा, आदर्श विलयन। उसी तरह दूसरा उदाहरण है बेंजीन प्लस टोलुइन का मिश्रण, यानी बेंजीन और टोलुइन को मिलाएंगे तो वह भी कैसे विलयन बनाएंगे, आदर्श विलयन। चलिए बेंजीन का संरचना हम लोग जानते हैं। बेंजीन का संरचना इस तरह होता है जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। उसी तरह टोलुइन का संरचना भी हम लोग जानते हैं। टोलुइन बेंजीन का डेरिवेटिव है, यानी देखेंगे तो यह बेंजीन और ऊपर क्या लगा होता है, CH3। तो यहाँ देखेंगे इसका फॉर्मूला होता है C6H5CH3। तो बेंजीन और टोलुइन दोनों का संरचना लगभग एक जैसा है और इनके अणुओं के बीच में लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल भी वह वान डेर वाल बल होंगे। इसलिए देखेंगे इनका संरचना भी एक जैसा है और इनकी पोलैरिटी भी एक जैसी है। तो इसको मिलाएंगे तो कैसा विलयन बनेगा, आदर्श विलयन। तीसरे उदाहरण की हम बात करते हैं मेथिल एल्कोहल प्लस एथिल एल्कोहल। याद कीजिए मेथिल एल्कोहल का सूत्र था CH3OH और एथिल एल्कोहल का सूत्र था C2H5OH। देखेंगे तो दोनों का संरचना समान है क्योंकि दोनों में हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है। और देखेंगे तो यह हाइड्रोक्सिल समूह के कारण इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड काम करेगा और हाइड्रोक्सिल समूह के कारण इसमें भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड काम करेगा। तो दोनों का संरचना एक जैसा है और दोनों की पोलैरिटी भी एक जैसी है। तो इन द्रवों का जो मिश्रण होगा वह कैसा विलयन बनाएगा, आदर्श विलयन बनाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अनादर्श विलयन या वास्तविक विलयन के बारे में चर्चा करते हैं। तो इंग्लिश में हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन या रियल सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। देखिए आदर्श विलयन का परिभाषा आप लोगों ने पढ़ा था कि वैसे विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रण पर रोल्ट के नियम का पालन करते थे वह आदर्श विलयन कहलाते थे। तो अनादर्श विलयन किसे कहेंगे, तो वैसे विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रण पर रोल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। और अनादर्श विलयन का ही दूसरा नाम है वास्तविक विलयन। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो सभी ताप एवं सभी सांद्रण पर रोल्ट के नियम का जो विलयन पालन नहीं करेंगे उसे ही अनादर्श विलयन के नाम से जानेंगे। याद कीजिए आदर्श विलयन के लिए हम लोगों ने रोल्ट के नियम का प्रयोग करके एक समीकरण निकाला था। मान लेते हैं कि यह बंद कंटेनर में
कोई विलयन रखा है और इस विलयन में दो प्रकार के द्रव हैं, द्रव ए और द्रव बी। तो अगर कोई कहे कि अनादर्श विलयन कब होगा तो यह रोल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। और याद कीजिए रोल्ट का नियम क्या था, तो रोल्ट के नियम था कि किसी भी द्रव विलयन का प्रत्येक अवयव का जो वाष्प दाब होगा वह उसके मोल अंश के समानुपाती होगा। और जब समानुपाती का चिन्ह हटाकर बराबर का चिन्ह लगाते थे तब कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता था। और यहाँ कांस्टेंट के रूप में पी नॉट ए इंटू काई ए जैसे का। तो देखिए अगर यह समानुपाती होगा यानी यह इसके बराबर होगा तो यानी रोल्ट के नियम का पालन करेगा, और यह इसके बराबर नहीं होगा तो रोल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। उसी तरह बी द्रव के लिए भी देखेंगे तो बी द्रव के लिए भी क्या हो जाएगा, पी बी नॉट इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई बी। और अगर हम कुल की बात करेंगे तो जो कुल विलयन का वाष्प दाब होगा वह भी क्या होगा, पी ए प्लस पी बी के इक्वल नहीं होगा। यानी पी ए का मान अगर हम रखें तो पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी के योगफल के बराबर नहीं होगा। यानी यह आपका क्या हो गया, अनादर्श विलयन का समीकरण आ गया। अब देखिए जब यह बराबर नहीं है तो या तो क्या होगा, इससे अधिक होगा या तो इससे कम होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए हम लोग अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ते हैं। जिस तरह हम लोगों ने आदर्श विलयन का गुण पढ़ा था ठीक उसके अपोजिट क्या होगा, अनादर्श विलयन का गुण होगा। आदर्श विलयन का पहला गुण आप लोगों ने पढ़ा था कि जो विलयन में ए बी अणुओं के बीच का अंतराण्विक आकर्षण बल था वह ए और बी अणुओं के अंतराण्विक आकर्षण बल के समान था। जबकि अनादर्श विलयन में जो ए बी अणुओं के बीच के अंतराण्विक आकर्षण बल होंगे वह ए और बी अणुओं के अंतराण्विक आकर्षण बल के समान नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा आदर्श विलयन के गुण में जो आदर्श विलयन के अणुओं के बीच का जो अंतराण्विक आकर्षण बल था वह उनके अव्ययी द्रवों के अणुओं के अंतराण्विक आकर्षण बल के समान होता है, जबकि अनादर्श विलयन में समान नहीं होता है। दूसरा अगर हम चर्चा करते हैं तो आदर्श विलयन में जो आयतन था वह उनके अव्ययी द्रवों के आयतन के योगफल के बराबर था, जबकि अनादर्श विलयन का आयतन इनके अव्ययी द्रवों के आयतन के योगफल के बराबर नहीं होता है। यह बराबर क्यों नहीं होता है तो इस बात को हम लोग समझेंगे क्योंकि इनमें जो क्या है, इनके यानी अनादर्श विलयन के अणुओं के बीच का जो इंटरेक्शन है वह इनके अव्ययी द्रव यानी ए और बी के अंतराण्विक आकर्षण बल यानी इंटरेक्शन के बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो या तो अधिक होगा या तो कम होगा। जब इंटरेक्शन अधिक होगा तब भी आयतन में परिवर्तन आ जाएगा, जब इंटरेक्शन कम होगा तब भी आयतन में परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए डेल्टा भी मिश्रण क्या होगा, वह 0 के बराबर नहीं होगा। तीसरा अगर गुण पढ़े तो आदर्श विलयन में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसमें एंथैल्पी परिवर्तन का मान 0 होता है, अर्थात आदर्श विलयन बनने में ना तो ऊष्मा का अवशोषण होता है ना तो उत्सर्जन होता है। जबकि अनादर्श विलयन में इंटरेक्शन बदल जाने के कारण या तो उसमें ऊष्मा का अवशोषण भी हो सकता है या तो क्या हो सकता है, उत्सर्जन भी हो सकता है। अर्थात देखेंगे तो जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा विलयन का यानी मिश्रण का वह 0 के बराबर नहीं होगा। अगर हम अनादर्श विलयन के उदाहरण देखें तो सबसे पहला उदाहरण है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। देखिए क्लोरोफॉर्म का आप लोग सूत्र इस तरह जानते हैं Cl और क्या होता है H। यही क्लोरोफॉर्म का सूत्र था जिसका CH3 अनुसूत्र था। और एसीटोन का आप लोग सूत्र जानते हैं CH3COCH3। यानी एसीटोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है C डबल बॉन्ड O और देखिएगा तो इधर CH3 और फिर क्या है CH3। देखेंगे यह जो द्रव है यह द्रव का देखेंगे जो संरचना है वह कुछ अलग है और इस द्रव का जो संरचना है कुछ अलग है।
देखेंगे शुरू में जो य द्रव था, य द्रव के बीच में लगने वाला जो अंतराण्विक आकर्षण बल था वह वान डेर वाल बल है और इनके बीच में भी लगने वाला वान डेर वाल बल है। लेकिन जैसे ही यह दोनों द्रवों को मिलाते हैं इनके बीच में एक नया बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी देखेंगे इनके बीच का इंटरेक्शन और इनके बीच का जो इंटरेक्शन है उच्च इंटरेक्शन से क्या है, यानी द्रव मिलने के बाद अलग इंटरेक्शन है। इसलिए यह किसके उदाहरण है? अनादर्श विलयन के उदाहरण है। उसी तरह बात करेंगे यानी एल्कोहल प्लस जल। हम जानते हैं जल के अणुओं के बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड काम करता है और एल्कोहल के बीच में भी क्या होता है? एल्कोहल के अणु के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड काम करता है। लेकिन जब यह दोनों को मिला देते हैं तो जो दोनों को मिलाने पर जो इंटरेक्शन होता है यह दोनों से डिफर कर जाता है। इसलिए यह भी किसके उदाहरण है? अनादर्श विलयन के उदाहरण है। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग को हम देते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिएगा? सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन के बीच अंतर स्पष्ट करें। यानी आपको आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बीच में क्या बताना है? अंतर बताना है। देखिए लिखने के लिए हम समझा देते हैं। क्या कीजिएगा? कॉपी के एक तरफ नोट कर लीजिएगा आदर्श विलयन और कॉपी के दूसरी तरफ नोट कर लीजिएगा अनादर्श विलयन। या याद रखिएगा अनादर्श विलयन का ही दूसरा नाम है वास्तविक विलयन। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें कि यह रोल्ट के नियम का पालन करता है और दूसरा इसमें रोल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। इसके लिए समीकरण हो जाएगा पी कुल बराबर पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। यानी इसमें पी कुल के इक्वल होगा और इसमें पी कुल के इक्वल नहीं होगा। तीसरा देखिएगा इसमें जो आयतन परिवर्तन होता है वह क्या होता है? शून्य होता है और इसमें आयतन परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता है। इसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन है उसका मान शून्य होता है और इसमें एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता है। और इनके कुछ उदाहरण दे देंगे और इनके कुछ उदाहरण दे देंगे। इस तरह आप लोग क्या कीजिएगा? आदर्श और अनादर्श विलयन के बीच अंतर को लिखकर एक पेज पे उसका फ़ोटो खींच कर क्या कीजिएगा? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।